हेलो। इसके पहले मैंने ये पढ़ाया था इस वीडियो में। इसके पहले आपने पढ़ा था द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स कंटिन्यूअसली मूविंग। अब आपको पढ़ना है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मैटर के पार्टिकल का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिविटी 1.6 में कह रहा है कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड form the human chants as the suggested. The first group should hold each other's from the back and lock the arms like the bihu dancer. ये बिहू डांसर दिखाया गया है। The second group should hold the hands to form a human chant. The third group should form a chant by the touching each others with the only their fingertips. Now the fourth group of the students should run around any and try to break the 3 human chain one by one into as the many small group of the possible. Which group was the easiest to break and why? इसमें यह बताया गया कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि किस तरह से, जैसे फर्स्ट ये व्यू डांस है। इसमें एक दूसरे के साथ आप हैंड्स को देखेंगे कि क्लोजली पैक्ड है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि दो पर्सन एक दूसरे को फिंगर से पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से बनाए हुए चैन बनाए हुए। तो ये सेकेंड वही कह रहा है कि शुड होल्ड द हैंड्स टू फॉर्म a human chain, and the third group should form a chain by touching each others with the only their fingertips. मैंने दूसरा कंडीशन ये है कि सिर्फ टच किए हैं एक दूसरे से। और जो फोर्थ ग्रुप है उसके बारे में बताया गया कि द शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन। और जो फोर्थ जो ग्रुप ऐसा है जो एक दूसरे से टच भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ आसपास घूम रहे हैं। तो ये बताया गया कि जो मैटर होते हैं एक्चुअल में, तो पार्टिकल्स ऑफ द मैट्रिक्स एक दूसरे से अट्रैक्ट भी करते हैं। तो वो हर एक कंडीशन में, जैसे कि कुछ सॉलिड हैं, तो सॉलिड जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसको अलग करना काफ़ी कठिन होगा। या जैसे कि वाटर ले लिया जाए, पहले तो सॉलिड हो गया, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम देखें दूसरा लिक्विड है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कम फोर्स से अट्रैक्ट होंगे सॉलिड की अपेक्षा। उसी तरह से जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी स्मॉल फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इनको जो ब्रेक करना है, इनके पार्टिकल्स को अलग करने में सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा? तो जो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, जैसे कि फर्स्ट जो आप देख रहे हो बिहू डांसर जो हैं, इसमें जो एक दूसरे जो डांसर हैं एक दूसरे को जो पकड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इस तरह से हर एक मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से क्लोजली, यानी उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसको ब्रेक करना काफ़ी फोर्स लगाने होंगे उसे ब्रेक करने के लिए। उसी तरह से अगर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो वो उसके स्मॉलर फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट्स होंगे, उसी तरह से गैस में कम होंगे। तो ये आपको कंडीशन बताया गया था। दूसरा, इसके बाद अगर हमें पढ़ना है तो नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ वी कंसीडर
each students as a particles of the matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। तो इसमें आप एक देख के बता सकते हो कि जो बिहू डांसर के द्वारा जो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनको ये काफी ज्यादा फोर्स है। कह रहा है इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर्स विद द मैक्सिमम फोर्स। तो फर्स्ट कंडीशन में जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में ज्यादा फोर्स होगा। दूसरा एक्टिविटी 1.7 में बताया गया है कि टेक एन आयरन नेल एंड ए पीस ऑफ द चॉक एंड ए रबर बैंड, ट्राई टू breaking them by the hammering, cutting or stretching and stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with a greater force? तो ये सिंपल है, आप देख सकते हो कि जो आयरन है, तीन मैटर दिया गया, आयरन, ए पीस ऑफ द चॉक एंड ए रबर हैंड। अगर हम इन सभी को पहले अगर हम आयरन लेने और इसको हैमरिंग करें, मतलब इस पर हम हैमर से पीटे, तो इसके पार्टिकल्स को अलग करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वही चॉक है तो चॉक को अगर हम इजीली हम उसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। और लेकिन रबड़ है तो जो चॉक है उससे ज़्यादा इसमें पार्टिकल्स को अलग करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये तीनों कंडीशन में जो आयरन के नेल हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज़्यादा है, उससे कम रबड़ में होंगे, और सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो चॉक में है। चॉक के पार्टिकल्स को अलग करना काफ़ी आसान होगा। तो कह रहा है इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द आयरन नेल है ना आर हेल्ड टुगेदर, द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन नेल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। ने आयरन नेल के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में ज़्यादा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये कह सकते हो। दूसरा एक्टिविटी ये बताया गया, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, कह रहा ओपन ए वाटर टेप एंड ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स एंड वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, what would be the reason behind the stream of water remaining together। इसमें ये कहा गया है कि सपोज करो जैसे तुम वाटर के टेप को खोलते हो तो उसको आप उसके जो स्ट्रीम है, जो धारा है, पानी का जो धारा है, उसको आप फिंगर से कट कर सकते हो। यानी आप उसके फिंगर के साथ करोगे तो फिंगर आपका पास कर जाएगा। तो कह रहा है कि वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, लिखेंगे यस, है ना, we were able to cut the stream of the water। कह रहा है कि what would be the reason behind the, तो इसका कारण ये है कि इसके बीच जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है। नहीं, इसके पार्टिकल्स को अलग करने में हमें कम फोर्स लगाने पड़ते हैं, या कह सकते हो कि इनके जो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिकुलर फोर्स है विच आर द वेरी स्मॉल। करेक्ट द एबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particle of matter have force acting between them and this force keep the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of the matter to the another kind। तो ये बताया जा रहा है कि ये हमने जो थ्री एक्टिविटीज पढ़ी, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, किसी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स अलग अलग फोर्स के द्वारा
एक दूसरे के साथ फोर्स से जुड़े होते हैं। इनके उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिफरेंट मैटर के पार्टिकल के बीच में डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड में आप देखोगे सॉलिड जो मैटर है उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगे उसमें। अगर लिक्विड में देखें तो लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल लिक्विड जो मैटर है, लिक्विड भी क्या मैटर है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपेयर में कम होगा और सबसे कम गैस में होंगे। गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो किस तरह के मैटर्स हैं, काइंड्स ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में स्ट्रांग होंगे और किस में वीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें बताना है कि कौन से मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट, है ना, ऑलमोस्ट, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ द परफ्यूम। तो मैंने इसके पहले डेफिनेशन बताया था कि व्हाट इज द मैटर। तो मैटर का डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। मैटर वो होते हैं जिनका जो जगह को घेरते हैं और जिनका मास होता है, वो सभी मैटर होते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो मैटर नहीं है। जैसे इसमें चेयर, तो चेयर आप कह सकते हो मैटर है। एयर भी क्या है, एयर भी स्पेस लेता है ना, ऑक्यूपाई द स्पेस। तो एयर के मास भी हो सकते हैं और वो स्पेस भी लेते हैं, तो ये भी मैटर है। लव मैटर नहीं है। स्मेल भी कोई मैटर नहीं है। हेट मैटर नहीं है। ऑलमोस्ट ये मैटर होंगे क्योंकि ये स्पेस भी लेगा और इसके मास भी हो सकते हैं। थॉट क्या है, ये मैटर नहीं है। कोल्ड, ये क्या, कोल्ड एक फीलिंग है। कोल्ड, हॉट, ये भी मैटर नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ये मैटर है। या स्मेल ऑफ द परफ्यूम, स्मेल ऑफ द परफ्यूम, परफ्यूम के स्मेल में क्या है, वो मैटर होगा क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, मूव करते हैं। तो परफ्यूम क्या है, एक तरह का मैटर है जो कि जिसके मास भी हो सकते हैं और स्पेस भी ले सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसमें कह रहा है कि कारण बताओ कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you the several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो जैसे फूड के दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो फूड हो गया कि जब वो गर्म हो, तो गर्म फूड से स्मेल अगर आप काफ़ी दूरी पर हो तो उसके स्मेल आप ले सकते हो, उसकी खुशबू ले सकते हो। लेकिन अगर वही फूड ठंडा हो तो उसके स्मेल के लेने के लिए उसके क्लोज में जाना पड़ेगा, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब जो हॉट फूड जो होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स इजिली एयर में मिक्स हो जाते हैं एंड कैन मूव ए लार्ज डिस्टेंस, वो काफ़ी डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं। लेकिन जो कोल्ड फूड होते हैं उसके पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, और जिसके कारण वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाते हैं, जिससे कि उसके स्मेल को हम काफ़ी दूर से नहीं ले सकते हैं। तो उसके स्मेल को लेने के लिए उसके क्लोज जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हॉट फूड है तो उसके स्मेल हम काफ़ी दूरी से ही ले सकते हैं। तो इसमें बताया था कि क्या कारण है। तो कारण यही है कि इसका कारण आप क्वेश्चन इसके आंसर कोशिश करोगे करने के लिए, नहीं होगा मैं फिर बता दूंगा। तो इसका कारण ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ द हॉट फूड
can easily diffuse into the air and which can move some distance, and that is why we get the smell from the hot food easily. तो ये थे इसके क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चंस कह रहा है कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर in a swimming pool, and which property of matter does this observation show. देखो इसमें ये बताया गया कि डाइवर मतलब जो तैरने वाले होते हैं, तैराक जो होते हैं, जो स्विमर होते हैं, तो आप देखते हो कि वो अपने हैंड को वाटर में मूव कर सकता है. लेकिन तो ये जो अपने हैंड को वाटर में मूव कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी, मैटर के किस प्रॉपर्टीज के कारण वो मूव कर सकते हैं. तो इसका प्रॉपर्टीज ये होगा कि मैटर, इसके पहले मैंने बताया था कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. कौन सा प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. इस प्रॉपर्टीज के कारण ए डाइवर इज एबल टू कट द वाटर इन द स्विमिंग पूल. इसका ये आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. तो इसके पहले हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप इसमें दिया गया, जैसे ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर्स, देयर इज द स्पेस बिटवीन द. नेक्स्ट है ये भी देखो कैरेक्टरिस्टिक. द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन मूव. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो देयर आर 3 characteristics of the matter. The first characteristic is the particle of matter have a space between them. The second characteristic is the particle of matter are continuously moving. और थर्ड जो characteristics है वो जो हमने अभी पढ़ाया कि the particles of matter attracts each other. So there are 3 characteristics of the matter. इसमें ये 3 characteristics आप लिख सकते हो. तो ये था. तो ये आपके इस क्वेश्चन को आप कोशिश करना करने के लिए घर पे. नेक्स्ट जो टॉपिक्स है इसमें बताया जा रहा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर. मैंने इसमें कितने मैटर के कितने स्टेट्स हो सकते हैं. तो जनरली तो आप जानते हो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर. इसमें देखो कह रहा है कि ऑब्जर्व different types of the matters around you, what are its different states, and we can see the matter around us exist in the 3 different states. जैसे मैंने बताया कि हमने अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें कितने तरह के स्टेट्स दिखते हैं. तो 3 types of the states, 3 states. कुछ जो मैटर ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ मैटर ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं. तो इस तरह से यू कैन से दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. These states of the matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of the matter. Now let us study about the properties of these 3 states of the matter in details. तो इसमें अब हम पढ़ेंगे, we will study about the 3 states of the matters, that is solid states. The first state of the matter is the solid state. अब solid state को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है. देख सकते हो कि 1.9 में कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. जैसे हम कह के पेन लिया, ए बुक, ए निडल एंड ए पीस ऑफ द थ्रेड, एंड स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम. डू ऑल दीज हैव a definite shape?
distinct boundaries and a fixed volume. What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each others? And next है try the compressing them by applying force and are you able to compress them? तो ये एक्टिविटी में बताया गया कि आप क्या करो कि कुछ टाइप्स ऑफ मैटर ले लो, जैसे पेन लिया हमने, बुक या निडल्स लेते हैं, इन सबों को देखें तो इसमें क्या इसके डिफिनिट शेप होते हैं, इसके क्या इनके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, क्या इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा अगर हम इनको पुल करते हैं, हैमर्ड करते हैं, मतलब हथौड़े से अगर पीटते हैं तो क्या होगा, या इसको गिरा दें तो क्या होगा। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग होते हैं। तो अगर हम पेन को ले लें या बुक को ले लें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके डिफिनिट शेप होते हैं, इसके डिफिनिट शेप होते हैं और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है और ये सॉलिड होते हैं। तो इस तरह से ये जो पेन है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में आता है, या बुक क्या है, सॉलिड स्टेट में आ गया। थ्रेड क्या है, ये भी सॉलिड स्टेट में देख सकते हैं। क्यों, इसलिए कि इनका एक तो डिफिनिट शेप होता है, जैसे बुक का शेप नहीं चेंज होगा, पेन का शेप नहीं चेंज हो सकता, वॉल्यूम डिफिनिट होंगे। तो उस तरह के मैटर जिनका डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट वॉल्यूम हो, जो कंप्रेस नहीं हो, कम से कम कंप्रेसिबल हो, वे सभी सॉलिड स्टेट में आते हैं। तो ऑल द एबव आर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड, ये सभी जितना हमने देखा सभी सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट all these have a definite shape, distinct boundary and the fixed volume। जितना भी हमने चीजें देखा इसमें सभी के डिफिनिट शेप होते हैं, डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं इस तरह से। एंड दैट इज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, और ये कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके। And solid have a tendency to maintain their shape when the subjected to outside force. Solids may break under the force, but it is difficult to change their shape so that they are rigid. तो इस तरह से हमने देखा कि जो सॉलिड होते हैं उसके बताया फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और डिफिनिट शेप होता है, और ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इसकी होती है। तो अगर आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो कि सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप, द फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो आज मैं इसके आगे और भी है, लेकिन दूसरे वीडियो में और इसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसे पढ़ा करें और पढ़ करके खुद भी समझने की कोशिश करो। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर से हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द मैटर, तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अगर कोशिश करोगे तो इससे बना सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा।